तो दोस्तों एक डॉक्यूमेंट्री हमें देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स पर। वैसे तो इस वीक एक से बढ़ के एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हो रही है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन उनमें से ये खास है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है विल एंड हार्पर नाम की ये एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की जा रही है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम इसी मूवी के बारे में यानी एक दस डॉक्यूमेंट्री के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे, पूरी डिटेल इसमें बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। विल एंड हार्पर 2024 में रिलीज होने वाली एक अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें विल फेरेल और हार्पर स्टील की कहानी दिखाई गई है जब दोनों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की 17 दिनों की सड़क यात्रा की थी। फिल्म का प्रीमियर जनवरी 2024 में 40वें सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जिसके अगले महीने नेटफ्लिक्स ने वितरण अधिकार हासिल कर लिए। 27 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में स्ट्रीमिंग से पहले इसे 13 सितंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमित नाटकीय रिलीज मिली। उत्पादन। मुझे यह निर्णय 40 साल पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन तब मेरे पास आप लोग नहीं होते। मुझे सैटरडे नाइट लाइव में काम नहीं मिलता। मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। विल एंड हार्पर में हार्पर स्टील 4 कॉमेडियन विल फेरेल और लेखिका हार्पर स्टील की मुलाकात अमेरिकी स्केच कॉमेडी टेलीविजन कार्यक्रम सैटरडे नाइट लाइव में हुई थी, जहां फेरेल कई सालों तक कास्ट मेंबर थे। 5 बाद में उन्होंने यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट द स्टोरी ऑफ फायर सागा का सहलेखन किया। 4 स्टील ने 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान अन्य दोस्तों के बीच फेरेल से संपर्क किया और उन्हें लिंग परिवर्तन से गुजरने के अपने इरादे के बारे में बताया। फेरेल ने फिल्म का निर्माण करने में मदद की, बाद में जेसिका एल्बाम, क्रिस्टोफर लेगेट और राफेल मरमोर के साथ दोनों द्वारा की गई सड़क यात्रा का दस्तावेजीकरण किया। फिल्म निर्माताओं ने शुरू में जानबूझकर हास्यपूर्ण क्षण बनाने पर विचार किया, लेकिन इसके बजाय मजाकिया क्षणों को सहज रूप से होने देने का फैसला किया। मुक्त करना। फिल्म का प्रीमियर 2024 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 5 फरवरी 2024 में नेटफ्लिक्स ने फिल्म के वितरण अधिकार हासिल कर लिए। 7 इसे 5 सितंबर 2024 को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी दिखाया गया। 8 आलोचनात्मक स्वीकार्यता। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 23 आलोचकों की 100% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7.8/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, प्यारी और दिल को छूने वाली विल एंड हार्पर दोस्ती के भीतर लंबे समय तक चलने वाले प्यार, स्वीकृति और विकास के लिए एक स्तुति और वसीयतनामा है। 9 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 9 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 75 का स्कोर दिया, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचक मनोहला डार्गिस ने फिल्म को ए ट्रांसेंडेंट रोड ट्रिप कहा और संक्षेप में कहा कि सनडांस फिल्म फेस्टिवल में विल फेरेल और उनके दोस्त हार्पर स्टील के बारे में एक वृत्तचित्र ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 11 उन्होंने आगे कहा, मैं सनडांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंच गई, जिसकी मुझे हमेशा उम्मीद रहती है, जिसमें एक फिल्म मुझे आश्चर्यचकित करती है, प्रभावित करती है और शायद मुझे प्रसन्न करती है, और अपने वादे को इतनी सफलतापूर्वक पूरा करती है कि रोशनी आने के बाद भील फर्श हिला देने वाले खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उत्सव का संस्करण प्रस्तुत करती है। कोलाइडर में टेलर गेट्स ने इसे 10 में से 8 अंक दिए और इसे अवश्य देखे के रूप में वर्णित किया, प्रिंसिपल के खुलेपन और शैक्षिक और मनोरंजन तत्वों के मिश्रण की प्रशंसा की, लेकिन गति की आलोचना की। 12 डेली बीस्ट के केविन फॉलन ने कहा कि यह फिल्म साहसी और विशिष्ट रूप से असामान्य होने के कारण लोगों की जान बचाएगी। 13 द गार्डियन के बेंजामिन ली ने इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए। उन्होंने लिखा कि इसमें तीखे दुख और झबरा हास्य के पर्याप्त अर्जित क्षण है, जो उन लोगों को विचलित कर सकते हैं जो अधिक इंजीनियर महसूस करते हैं। फिल्म खुद को किसी ऐसी चीज की संरचना में मजबूर करने की कोशिश करती है जिसकी उसे जरूरत नहीं है,
हमें करीब खींचे जाने के ठीक बाद हमें दूर धकेलती है। 14 द हॉलीवुड रिपोर्टर की लोविया ग्यारकी ने कहा कि फिल्म काम करती है क्योंकि इसके मूल में डॉक्यूमेंट्री फेरेल और स्टील की विकसित होती दोस्ती के लिए एक श्रद्धांजलि है और यह कि जोड़ी की ईमानदारी का स्तर बातचीत को जमीनी बनाए रखता है और वृत्तचित्र को स्टील को फेरेल की शिक्षा के लिए सहारा बनने से बचाता है। 15 इंडीवायर की लॉरेन विसोट ने इस काम को बीग्रेड किया, जिसमें कहा गया कि कथा सराहनीय और समझने योग्य है, लेकिन एक भावपूर्ण मध्य अवस्था में फंसी हुई है, जो हमेशा महान नाटक या महान कॉमेडी के स्तर तक बढ़ने से रोकी गई है। 16. सनडांस में एक संक्षिप्त समीक्षा में roserebud.com के ब्रायन टेलेरिको ने ग्रीनबाम के निर्देशन की प्रशंसा की और आगे कहा कि फिल्म यहाँ एक शुद्ध, सच्चा साथ दिखाती है जो आपके जीवन में उस व्यक्ति को कॉल करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करना चाहिए जिसे किसी से बात करने की आवश्यकता हो सकती है। 17 रोलिंग स्टोन में डेविड फियर ने विल एंड हार्पर को दोस्ती के लिए एक मजेदार, मार्मिक श्रद्धांजलि और एक दोस्ती का चित्रण और कैसे एक गहरे और स्थायी बंधन के मूल तत्व तब भी नहीं बदलते जब इसके भीतर के लोग बदलते हैं, कहा, जो त्रुटिपूर्ण लेकिन अनमोल है। 18 यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल के लिए लिखते हुए फ्रेड टॉपेल ने अपनी समीक्षा को समाप्त करते हुए कहा कि यह दो दोस्तों के साथ हंसी साझा करने की एक मार्मिक यात्रा। 19 वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने लिखा कि यह कहना एक क्लिच की तरह लग सकता है कि कोई भी दी गई फिल्म वही है जिसकी दुनिया को अभी जरूरत है, लेकिन विल एंड हार्पर ने यह गौरव हासिल किया है, एक ऐसे समाज में अपनी सुंदरता को पहचानने के लिए संघर्ष करते हुए जो अक्सर उसकी पहचान को पूरी तरह से नकारने के लिए दृढ़ संकल्पित लगता है। स्टील ट्रांस अनुभव को धरती पर ले आती है, इस बीच अपनी नवोदित महिला मित्र को उसकी शर्तों पर स्वीकार करके और यह पूछकर कि उसे अपनी त्वचा में अधिक सहेज कैसे बनाया जाए। फेरेल सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम सभी को ऐसे दोस्त पाने के लिए भाग्यशाली होना चाहिए। 20 वल्चर के बिल्गे एबिरी ने अपनी समीक्षा समाप्त की। फिल्म की परिचितता इसके डिजाइन का हिस्सा हो सकती है। यह स्पष्ट रूप से दिलों और दिमागों को बदलने में मदद करना चाहता है और दर्शकों के साथ खरीदारी करना चाहता है जो अन्यथा इस तरह के विषय वाली फिल्म से बचते हैं। सनडांस की उत्साही प्रतिक्रिया को देखते हुए यह एक अच्छा मौका है। TIFF में फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पीपल्स चॉइस अवार्ड डॉक्यूमेंट्रीज के लिए प्रथम रनरअप नामित किया गया। 21. संदर्भ 2007 द बिगिनिंग एंड द एंड, लघु, लेखक, निर्देशक, निर्माता। 2007 द मॉर्निंग रूटीन, लघु, लेखक, निर्देशक, निर्माता। 2007 सोलमेट्स, लघु, लेखक, निर्देशक, निर्माता। 2007 बॉर्डर पेट्रोल, लघु, कार्यकारी निर्माता, निर्देशक, संपादक, लेखक। 2011 क्लिंटन फाउंडेशन, सेलिब्रिटी डिवीजन, लघु, निर्देशक, लेखक। 2011 रिकी और रवि, आर इन बिटवीन जॉब्स, निर्माता, निर्देशक, लेखक। 2013 15 बिहाइंड द मास्क, कार्यकारी निर्माता, निर्माता, निर्देशक। 2013 द नेबर्स, गुड डेबी हंटिंग, निर्देशक। 2013 द शॉर्ट गेम, निर्देशक, निर्माता। 2014 से 16 मैक्स एंड श्रेड, निर्माता, लेखक। 2015 अर्नोल्ड प्रैंक्स फैंस इन द टर्मिनेटर, लघु, लेखक, निर्देशक। 2016 18 न्यू गर्ल, हेलमेट, द हाइक, रमस्प्रिंगा, ट्यूजडे मीटिंग, द कर्स ऑफ द पायरेट ब्राइड, निर्देशक। 2017 19 फ्रेश ऑफ द बोट, द वाउच, वेयर हैव ऑल द कैटलमैन गॉन, लीजेंड्स ऑफ द 40th, निर्देशक। 2017 बॉन्ड बनना,
2017 असफल होने के लिए बहुत मजेदार। 2018-19 सिंगल पेरेंट्स, द बीस्ट, द शेड, रेनिंग ब्लड, निर्देशक। 2019 ब्लेस दिस मेस, द एस्टोनियन मेथड, निर्देशक। 2020 द प्लेबुक, डॉक रिवर्स, निर्देशक, कार्यकारी निर्माता। 2021 बार्ब और स्टार गो टू विस्टा डेल मार, निर्देशक। 2023 स्ट्रेज, निर्देशक। 2024 विल एंड हार्पर, निर्देशक। टीबीए स्पेसबॉल सीक्वल, निर्देशक। 26 पुरस्कार और सम्मान। 2005 एमी पुरस्कार, रॉकी माउंटेन, खेल कार्यक्रम, संपादन कार्यक्रम, वृत्तचित्र और पत्रिकाएं, एंड्योरेंस 100, पार्क सिटी टेलीविजन। 2007 एमी पुरस्कार, रॉकी माउंटेन, वृत्तचित्र, सामयिक, मवाना वाकोनी मवाना वांगा, योर चाइल्ड इज माई चाइल्ड, पार्क सिटी टेलीविजन। 2007 कोका कोला रिफ्रेशिंग फिल्म मेकर्स अवार्ड, रेड रिबन अवार्ड। 2007 एमटीवी मूवी अवार्ड्स, एमटीवी मूवी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ नए फिल्म निर्माता, बॉर्डर पेट्रोल। 2012 द वेबी अवार्ड्स, बेस्ट कॉमेडी लॉन्ग फॉर्म या सीरीज, द क्लिंटन फाउंडेशन, सेलिब्रिटी डिवीजन। 2013 नानकगेट फिल्म फेस्टिवल, सर्वश्रेष्ठ फीचर, ऑडियंस अवार्ड दूसरा स्थान, द शॉर्ट गेम। 2013 माउई फिल्म फेस्टिवल, ऑडियंस अवार्ड फीचर डॉक्यूमेंट्री, द शॉर्ट गेम। 2013 हैम्पटन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ऑडियंस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर, द शॉर्ट गेम। 2013 एसएक्सएसडब्ल्यू फिल्म फेस्टिवल, ऑडियंस अवार्ड डॉक्यूमेंट्री फीचर, द शॉर्ट गेम। 2014 सिने गोल्डन ईगल फिल्म और वीडियो प्रतियोगिता, गोल्डन ईगल टेलीविजन सीरीज, बिहाइंड द मास्क। 2014 स्पोर्ट्स एमी अवार्ड्स, नामांकित, उत्कृष्ट नए दृष्टिकोण स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग, मास्क के पीछे। 2016 कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड, मैक्स और श्रेड को सर्वश्रेष्ठ युवा फिक्शन श्रृंखला के लिए नामित किया गया। 2017 हॉट डॉग्स कैनेडियन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल, टॉप 20 ऑडियंस फेवरेट, बीकमिंग बॉन्ड। 2017 एसएक्सएसडब्ल्यू फिल्म फेस्टिवल, विजन्स ऑडियंस अवार्ड विजेता, बीकमिंग बॉन्ड। जोश ग्रीनबाम एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता है। उन्होंने एमटीवी मूवी अवार्ड, सिने गोल्डन ईगल और एमी अवार्ड जीता है। 1, 2, 3 उन्होंने फीचर डॉक्यूमेंट्री द शॉर्ट गेम का निर्देशन किया, जो एसएक्सएसडब्ल्यू ऑडियंस अवार्ड का विजेता था, जिसे नेटफ्लिक्स ने अपने ओरिजिनल फिल्म डिवीजन को लॉन्च करने के लिए अधिग्रहित किया था। उन्होंने जॉर्ज लेजेंबी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बिकमिंग बॉन्ड का भी निर्देशन किया। 4 जिसने विजन श्रेणी में एसएक्सएसडब्ल्यू का ऑडियंस अवार्ड जीता। 5 साथ ही समीक्षकों द्वारा प्रशंसित टू फनी टू फेल, द डाना कार्वे शो के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री। 6-7 वह बिहाइंड द मास्क के निर्माता, निर्देशक और कार्यकारी निर्माता भी है, जिसने हुलू को अपना पहला एमी नामांकन दिलाया। 8 प्रारंभिक जीवन और कैरियर। ग्रीनबाम का जन्म न्यूयॉर्क के साराटोगा स्प्रिंग्स में हुआ था। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से फिल्म में एमएफए अर्जित किया। उन्होंने 2007 में एमटीवी बेस्ट फिल्म मेकर ऑन कैंपस के लिए एमटीवी मूवी अवार्ड जीता और साथ ही यूएससी में कोका कोला रिफ्रेशिंग फिल्म मेकर का अवार्ड भी जीता। 2011 में ग्रीनबाम ने क्लिंटन फाउंडेशन, सेलिब्रिटी डिवीजन फॉर फनी और डाई का निर्देशन और सहलेखन किया, जो बिल क्लिंटन, मैट डेमन, केविन स्पेसी, सीन पेन, बेन स्टिलर, जैक ब्लैक, टेड डेंसन, मैरी स्टीनबर्गन और क्रिस्टन वाइग द्वारा अभिनीत एक लघु स्पूफ है, जिसे क्लिंटन फाउंडेशन के लिए शूट किया गया था। इसका प्रीमियर हॉलीवुड बाउल में बिल क्लिंटन की डिकेड ऑफ डिफरेंस पार्टी में हुआ। 11、12、पतली परत।
ग्रीनबाम ने फीचर डॉक्यूमेंट्री द शॉर्ट गेम का निर्देशन किया, जिसने 2013 SXSW फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड जीता और इसे नेटफ्लिक्स ने अपनी पहली एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री के रूप में अधिग्रहित किया। 13 फिल्म का कार्यकारी निर्माण जस्टिन टिम्बरलेक और जेसिका बील ने किया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता जॉर्ज लेजेंबी के बारे में हुलू वितरित डॉक्यूमेंट्री बिकमिंग बॉन्ड का भी निर्देशन किया, जिन्होंने ऑन हर मेजेस्टीज सीक्रेट सर्विस में जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी, जो 2017 में रिलीज हुई थी। 4 फिल्म ने विजन श्रेणी में SXSW का ऑडियंस अवार्ड जीता और फेस्टिवल के एडम याउच हॉर्नब्लोअर अवार्ड नामांकन के लिए नामांकित हुई। 14 इसे हॉट डॉक्स कैनेडियन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल ऑडियंस अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। 15 ग्रीनबाम ने 2017 में टू फनी टू फेल का भी निर्देशन किया, जो द डाना कार्वे शो के बारे में एक वृत्तचित्र है, जिसे हुलू द्वारा भी वितरित किया गया है। 7. ग्रीनबाम ने 2021 में रिलीज हुई बार्ब और स्टार गो टू विस्टा डेल मार का निर्देशन करते हुए अपनी कथात्मक फीचर शुरुआत की। फिल्म को क्रिस्टन वाइग और एनी मुमोलो ने लिखा और अभिनीत किया, और इसमें जेमी डोर्नन, डेमन वेंस जूनियर और वेंडी मैकलेंडन कोवे भी है। 16, 17, दिसंबर 2021 में यह घोषणा की गई कि ग्रीनबाम ने कॉमेडी फिल्म स्ट्रेज का निर्देशन किया है। 18, टीवी ग्रीनबाम ने हुलू डॉक्यूमेंट्री सीरीज बिहाइंड द मास्क का निर्माण और निर्देशन किया, जो खेल शुभंकर और वेशभूषा में लोगों के बारे में है। इस सीरीज ने हुलू को अपना पहला एमी नामांकन दिलाया। उन्होंने फॉक्स के लिए न्यू गर्ल, एबीसी के लिए फ्रेश ऑफ द बोट, फॉक्स के लिए सिंगल पेरेंट्स, एबीसी के लिए ब्लेस दिस मेस के साथ साथ हुलू के लिए डेडबीट के 2 एपिसोड निर्देशित किए। कॉमेडी सेंट्रल के एटम टीवी के एपिसोड में बॉर्डर पेट्रोल दिखाया गया। निक्लोडियन के मैक्स एंड श्रेड 2016 में कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स के सर्वश्रेष्ठ बच्चों या युवा फिक्शन कार्यक्रम या श्रृंखला के लिए नामांकित का निर्माण किया और एबीसी के द नेबर्स के एक एपिसोड गुड डेबी हंटिंग का निर्देशन किया। 19-20 उन्होंने सीबीएस, एनबीसी, फॉक्स और द सीडब्ल्यू के लिए परियोजनाएं लिखी और निर्देशित की है। 21, 22, 23, उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए द प्लेबुक सीरीज के कार्यकारी निर्माता और निर्देशक के रूप में भी काम किया और एनबीए कोच डॉक रिवर्स की प्रोफाइलिंग करते हुए पहले एपिसोड का निर्देशन किया। 24, विज्ञापनों ग्रीनबाम ने आफ्टर अ स्कूल ऑल स्टार्स चैरिटी के साथ मिलकर काम किया, जिसमें संगठन के संस्थापक अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को दिखाया गया। हॉलीवुड बुलेवार्ड और मैडम तुसाद हॉलीवुड में टर्मिनेटर के किरदार में पर्यटकों से बातचीत करते हुए श्वार्ज़नेगर को दिखाने वाले एक विज्ञापन को यूट्यूब पर 25 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया और इसे यूट्यूब एड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। 25, जेसिका एल्बाम एक अमेरिकी निर्माता है। उन्हें 2014 में विल फेरेल और एडम मैक्के के साथ प्रोडक्शन कंपनी ग्लोरिया सांचेज प्रोडक्शंस की सहस्थापना के लिए जाना जाता है। उन्हें 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है और फिल्म बुकस्मार्ट के निर्माण के लिए 36वें इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में बेस्ट फर्स्ट फीचर जीता है। 2, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा जेसिका एल्बाम का जन्म लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुआ था। वह दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से स्नातक है। 3, आजीविका दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद एल्बाम की पहली नौकरी एमजीएम स्टूडियो में जनसंपर्क थी। बाद में उन्होंने सैन फर्नांडो घाटी में अपने परिवार के कार वॉशिंग व्यवसाय में शामिल होने के लिए एमजीएम छोड़ दिया। 2000 के दशक में एल्बाम प्रतिभा एजेंट जूली डारमोडी की सहायक थीं। 2004 में एल्बाम के एक दोस्त ने विल फेरेल की टीम में डेस्क जॉब की सिफारिश की, जिसके कारण बाद में एल्बाम फेरेल के निजी सहायक बन गए। फेरेल के सहायक के रूप में उनका पहला दिन एंकरमैन
द लीजेंड ऑफ रॉन बर्गंडी के रीशूट के सेट पर बीता। 2012 में उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म कॉमेडी बैचलरेट का निर्माण किया, जिसका निर्देशन और लेखन लेस्ली हेडलैंड ने किया और इसमें कर्स्टन डंस्ट, इसला फिशर, लिजी कैप्लन, रेबेल विल्सन और जेम्स मार्सरेन ने अभिनय किया। 8 2014 में एल्बाम ने फेरेल और एडम मैक्के के साथ मिलकर प्रोडक्शन कंपनी ग्लोरिया सांचेज प्रोडक्शंस की स्थापना की। कंपनी को फेरेल और मैक्के की प्रोडक्शन कंपनी गैरी सांचेज प्रोडक्शंस के महिला समकक्ष के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका ध्यान कॉमेडी में महिला आवाजों पर था। 4-5 व्यक्तिगत जीवन। एल्बाम की शादी फिल्म निर्माता राफेल मार्मोर से हुई है, जो प्रोडक्शन कंपनी डेलिरियो फिल्म्स के सह-संस्थापक है। 3-6 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक निर्माता संदर्भ 2008 सौतेला भाई संबंध करना 7 2009 खोई हुई भूमि संबंध करना 8 2010 अन्य लोग सहनिर्माता 9 2012 बैचलरेट हा 10 2012 मेरे पिता का घर कार्यकारिणी 11 2013 एंकरमैन 2 द लीजेंड कंटिन्यूज कार्यकारिणी 12 2014 मेरे पास आपका स्वागत है हा 13 2015 अन्य लोगों के साथ सोना हा 14 2015 कठोर बनो कार्यकारिणी 15 2015 एक घातक दत्तक ग्रहण कार्यकारिणी 16 2015 पापा का घर कार्यकारिणी 17 2017 ओह लूसी हाँ 18 2017个कार्यकारिणी 19 2018 होम्स और वॉटसन कार्यकारिणी 20 2019 बुक स्मार्ट हा 21 2019 अस्लर्स हा 22 2020 यूरोविजन सांग प्रतियोगिता द स्टोरी ऑफ फायर सागा हा 23 2021 बार्ब और स्टार विस्टा डेल मार जाते हैं हाँ 24 2022 क्या मैं ठीक हूँ हाँ 25 2022 साहसी हा 26 2023 थिएटर कैंप हा जॉन विलियम फेरेल बटा एफारेल बटा 1 जन्म 16 जुलाई 1967 2-3 एक अमेरिकी अभिनेता, हास्य अभिनेता, लेखक और निर्माता है। उन्हें कॉमेडी फिल्मों में उनकी प्रमुख भूमिकाओं और एक टेलीविजन निर्माता के रूप में उनके काम के लिए जाना जाता है। फेरेल ने 6 एमी पुरस्कार अर्जित किए हैं और 2011 में उन्हें अमेरिकी हास्य के लिए मार्क ट्वेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2015 में उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर 1 स्टार मिला और उन्हें ब्रिटिश जीक्यू में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का नाम दिया गया। 4-5 फेरेल ने पहली बार 1990 के दशक के मध्य में स्केच कॉमेडी सीरीज सैटरडे नाइट लाइव में एक कलाकार के रूप में खुद को स्थापित किया, जहां उन्होंने 1995 से 2002 तक प्रदर्शन किया और उसके बाद कई कॉमेडी फिल्मों में अभिनय किया। 2003 की कॉमेडी फिल्म ओल्ड स्कूल में अभिनय करने के बाद फेरेल को फ्रैट पैक का सदस्य माना जाने लगा, जो 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक में उभरे हॉलीवुड के प्रमुख कॉमिक अभिनेताओं की एक पीढ़ी थी, जिसमें जैक ब्लैक, बेन स्टिलर, स्टीव कैरेल, विंस वॉन, पॉल रूड और भाई ओवेन और ल्यूक विल्सन शामिल थे। उन्होंने 2007 में अपने पूर्व लेखन साथी एडम मैके के साथ कॉमेडी वेबसाइट फनी और डाई की स्थापना की। उन्होंने एल्फ 2003, एंकरमैन 2004, किकिंग एंड स्क्रीमिंग 2005, टेलाडेगा नाइट्स 2006, ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी 2007, स्टेप ब्रदर्स 2008, द अदर गाइज 2010, गेट हार्ड 2015 और बार्बी 2023 जैसी कॉमेडी फिल्मों में अभिनय किया। फेरेल ने स्ट्रेंजर देन फिक्शन 2006, एवरीथिंग मस्ट गो 2010 और डाउनहिल 2020 में नाटकीय भूमिकाएं भी निभाई है। उन्होंने क्यूरियस जॉर्ज 2006, मेगामाइंड 2010, द लेगो मूवी फिल्म फ्रेंचाइजी 2014 से 2019
और डेस्पिकेबल मी 4, 2024 में भूमिकाओं को आवाज दी है। उन्हें ड्रामा सीरीज सक्सेशन 2019 से 2023 में निर्माता के रूप में उनके काम और स्पेशल लाइव इन फ्रंट ऑफ ए स्टूडियो ऑडियंस 2019 से 2022 के लिए 4 प्राइम टाइम एमी अवार्ड मिले हैं। उन्होंने सीरीज आई एम सॉरी 2017 से 2019, सीरीज डेड टू मी 2019 से 2022 और सीरीज ड्रंक हिस्ट्री 2013 से 2019 का भी निर्माण किया। ब्रॉडवे पर उनके काम के लिए उन्हें यू आर वेलकम अमेरिका 2009 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के रूप में उनके व्यंग्यपूर्ण चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ स्पेशल थिएट्रिकल इवेंट के लिए टोनी अवार्ड नामांकन मिला। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जॉन विलियम फेरेल का जन्म 16 जुलाई 1967 को इरविन, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके पिता बेट्टी के उर्फ ओवरमैन जन्म 1940 थे, जो ओल्ड मिल स्कूल प्राथमिक विद्यालय और सांता एना कॉलेज में पढ़ाती थीं। 6 और रॉयली फेरेल जूनियर जन्म 1941, जो राइटियस ब्रदर्स के लिए सैक्सोफोन और कीबोर्ड बजाते थे। 7, 8 उनके माता पिता दोनों ही उत्तरी कैरोलिना के रोनोक रैपिड्स के मूल निवासी थे। वे 1964 में कैलिफोर्निया चले गए। 9, 10 फेरेल के वंश में अंग्रेजी, जर्मन और आयरिश शामिल है। 11, 12, 13 शिशु के रूप में फेरेल पाइलोरिक स्टेनोसिस से पीड़ित थे और इस स्थिति को ठीक करने के लिए उनका पाइलोरोमायोटॉमी किया गया था। उनका एक छोटा भाई पैट्रिक है। जब वह 8 साल का था, उसके माता पिता का तलाक हो गया। फेरेल ने तलाक के बारे में कहा, मैं उस तरह का बच्चा था जो कहता था, अरे उजले पक्ष को देखो, हमारे पास 2 क्रिसमस होंगे। तलाक सौहार्दपूर्ण था और दोनों माता पिता अपने बच्चों के प्रति प्रतिबद्ध थे। सबसे बड़ी समस्या उसके पिता का काम था। शो बिजनेस में एक व्यक्ति के रूप में उसका वेतन कभी स्थिर नहीं था और वह एक बार में महीनों के लिए घर से यात्रा करता था। इस माहौल में पलेब्रे फेरेल शो बिजनेस में नहीं जाना चाहते थे और इसके बजाय एक स्थिर नौकरी करना चाहते थे। फेरेल ने पहले कल्वरडेल एलिमेंट्री 14 में स्कूल में पढ़ाई की और बाद में इरविन में रेंचो सैन जोकिन मिडिल स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने इरविन में यूनिवर्सिटी हाई स्कूल में पढ़ाई की और स्कूल की वर्सिटी फुटबॉल टीम के लिए किकर थे। 15 वह फुटबॉल टीम में भी थे और बास्केटबॉल टीम के कप्तान थे, साथ ही छात्र परिषद में भी काम करते थे। फेरेल ने तीसरी कक्षा को एक महत्वपूर्ण वर्ष कहा। उन्होंने महसूस किया कि अगर वह दीवार पर अपना सिर पटकने का नाटक करते हैं या अगर वह जानबूझकर ठोकर खाते हैं और गिरते हैं तो वह अपने सहपाठियों को हंसा सकते हैं और कहा कि यह दोस्त बनाने का एक शानदार तरीका है। 16 उन्होंने कहा कि इरविन की नीरसता ने उनके हास्य के विकास में योगदान दिया। उपनगर में सुरक्षित मास्टरप्लान इरविन में पलेब्रे, वहां कोई ड्रामा नहीं था, इसलिए हमें इसे अपने दिमाग में ही बनाना पड़ता था। मेरे मनोरंजन का मुख्य साधन मेरे दोस्तों को हंसाना और मजाकिया होने के नए तरीके तलाशना था। मुझे अन्य कॉमेडियनों की तरह जीवित रहने की प्रवृत्ति रखने की जरूरत नहीं थी, जो कठिन इलाकों में पलेब्रे थे। मेरे पास इसके विपरीत था। मेरे लिए, मैं मेबेरी में बड़ा हुआ और हास्य ने बोरियत को तोड़ दिया और मजाक करने के लिए बहुत कुछ था। 17 हाई स्कूल के अपने वरिष्ठ वर्ष में फेरेल और उनके एक मित्र प्रिंसिपल के सहयोग से स्कूल के इंटरकॉम सिस्टम पर कॉमेडी स्किट करते थे। दोनों को अपनी सामग्री खुद लिखनी थी। फेरेल ने स्कूल के टैलेंट शो में कॉमेडी स्किट भी किए। उन्हें उनके सहपाठियों द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व चुना गया था। 18 उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने खेल प्रसारण का अध्ययन किया और डेल्टा ताउ डेल्टा बिरादरी में शामिल हो गए। कॉलेज में वह कुछ शरारतों के लिए जाने जाते थे। कभी-कभी वह चौकीदार की पोशाक पहनकर अपने दोस्तों की कक्षाओं में टहलता था। वह डेल्टा ताउ डेल्टा
बिरादरी के कुछ अन्य लोगों के साथ परिसर में घूमने के लिए भी जाने जाते थे। 18 फेरेल 1990 में खेल सूचना में बीए की डिग्री के साथ स्नातक होने के बाद उन्हें पता था कि वह प्रसारण नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक होटल वैलेट के रूप में नौकरी की, जहां अपने दूसरे दिन उन्होंने एक वैन के ऊपर से बैगेज रैक को कम बीम के नीचे चलाने की कोशिश करके फाड़ दिया। उन्होंने वेल्स फार्गो में एक टेलर के रूप में भी काम किया, लेकिन पहले दिन $300 और दूसरे दिन $280 कम पर गए। वह पैसे नहीं चुरा रहा था, लेकिन बस लापरवाह और गलती करने वाला था। 1991 में अपनी मां द्वारा अपनी पसंद का काम करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने पर फेरेल लॉस एंजिल्स चले गए। उन्होंने कॉमेडी ग्रुप द ग्राउंडलिंग्स के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया, जहां उन्होंने अपने इम्प्रोवाइजेशन कौशल को विकसित करने में समय बिताया। 19 आजीविका 1994 से 2001 सैटरडे नाइट लाइव द ग्राउंडलिंग्स में शामिल होने से पहले स्टैंड अप कॉमेडी में फेरेल के प्रयासों को ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। उन्होंने उन्नत कक्षाओं से शुरुआत की और सुधार के प्रति उनका लगाव बढ़ता गया। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें लोगों की नकल करना भी पसंद है, और उनके पसंदीदा में से एक हॉल ऑफ फेम बेसबॉल उद्घोषक हैरी कैरे थे। जल्द ही उन्होंने मूल चरित्र बनाने शुरू कर दिए और 1994 तक वे द ग्राउंडलिंग्स में शामिल हो गए। साथ ही ग्राउंडलिंग्स सदस्य क्रिस कट्टन के साथ उन्होंने बुटाबी ब्रदर्स का निर्माण किया, जो महिलाओं को उठाने की कोशिश करने के लिए डांस क्लबों में जाते हैं, लेकिन लगातार खारिज कर दिए जाते हैं। कक्षाएं लेने के दौरान फेरेल को अपने दोस्त विवेका पॉलिन के माध्यम से एक नीलामी घर में नौकरी मिल गई। यह नौकरी आदर्श थी, क्योंकि यह उनके लिए ऑडिशन देने और नौकरी करते हुए रिहर्सल में जाने के लिए काफी लचीली थी। 1995 तक उन्हें छोटी भूमिकाएं मिल रही थीं। सैटरडे नाइट लाइव 8:30 रॉक 1994 से 1995 में एसएनएल की लोकप्रियता में गिरावट के बाद और अगले सीजन के लिए नए कलाकारों की जरूरत के कारण एक निर्माता ने ग्राउंडलिंग्स को देखा और फेरेल, कट्टन और चेरी ओटेरी को एसएनएल के मुख्य निर्माता लोर्न माइकल्स के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा। 21 फेरेल 1995 में सैटरडे नाइट लाइव में शामिल हुए और 7 साल के कार्यकाल के बाद 2002 में छोड़ दिया। उन्होंने शो को 5 बार होस्ट किया है, जिससे वे शो के 5 टाइमर क्लब के सदस्य बन गए हैं। अशार एसएनएल पर अपने कार्यकाल के दौरान फेरेल ने अपने प्रतिरूपण के साथ खुद का नाम बनाया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, शिकागो शावक के उद्घोषक हैरी कैरे, गायक रॉबर्ट गॉलेट, सिस्को, बहा मेन और द कुख्यात बीआईजी द्वारा संगीत के एक कैपेला टुकड़े को गुनगुनाते हुए, गायक नील डायमंड, इनसाइड द एक्टर स्टूडियो के मेजबान जेम्स लिप्टन, जिन्होंने फेरेल के प्रतिरूपण का समर्थन किया, मैसाचुसेट्स के सीनेटर टेड कैनेडी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जेनेट रेनो, दोषी यूनाबॉम्बर टेड काज, इनस्की, गेम शो होस्ट एलेक्स ट्रेबेक, काल्पनिक निजी जासूस जॉन शाफ्ट, पेशेवर पहलवान जेसी वेंचुरा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर। उनके मूल पात्रों में मॉर्निंग लैटे के सहमेजबान टॉम विल्किंस, मिस्टर एड द हॉर्स के जुड़वां भाई नेड, काल्पनिक ब्लू ऑयस्टर कल्ट के सदस्य जीन फ्रेंकल, शारीरिक रूप से बैंड के गायक एरिक ब्लूम के आधार पर बनाए गए, उद्धरण वांछित, संगीत शिक्षक मार्टी कल्प, चीयरलीडर क्रेग बुकानन, डिसिंग योर डॉग से डेल स्टटवेंट, बिल ब्रेस्की बरीज के हैंक, डॉग शो से डेविड लेरी, गुस्सेल और असावधान डॉ बीमन और नाइट क्लब करने वाले स्टीव बुटाबी के रेखाचित्र शामिल थे, जिन्हें 1998 की ए नाइट एट द रॉक्सबरी में एक फीचर फिल्म में बदल दिया गया था। हालांकि एक शॉट वाला चरित्र फेरेल के सबसे यादगार एसएनएल पात्रों में से एक डेल मैकग्रे है, जो एक अत्यधिक देशभक्त कार्यालयकर्मी है। 23 फेरेल 2001 में $350,000 के सीजन वेतन के साथ सैटरडे नाइट लाइव के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले कलाकार बन गए। 24 फेरेल 14 मई 2005, 16 मई 2009, 12 मई 2012,
27 जनवरी 2018 और 23 नवंबर 2019 को अतिथि मेजबान के रूप में सैटरडे नाइट लाइव में लौट आए। पहले 2 होस्टिंग प्रदर्शनों के लिए उन्होंने सेलिब्रिटी जेपार्डी स्केच में एलेक्स ट्रेबेक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 14 मई की उपस्थिति में फेरेल ने रिंगटोन की एक श्रृंखला के नकली विज्ञापन में रॉबर्ट गॉलेट के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया और संगीत अतिथि क्वींस ऑफ द स्टोन एज फेरेल ने अकादमी पुरस्कारों में कई बार प्रस्तुति दी है। उन्होंने 2004 में जैक ब्लैक के साथ एक हास्य गीत गेट ऑफ द स्टेज गाया और 2007 में जॉन सी रेली और जैक ब्लैक के साथ ड्रामा के पक्ष में मतदाताओं द्वारा कॉमेडी को नकारे जाने के बारे में एक गीत गाया। फेरेल ने ब्रॉडवे पर अपनी शुरुआत यू आर वेलकम अमेरिका नामक वन मैन शो में अमेरिका के दिवंगत राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ की। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ एक अंतिम रात। इस शो का प्रदर्शन 20 जनवरी 2009 को कॉर्ट थिएटर में बुश के कार्यालय में अंतिम दिन के पूर्वावलोकन में शुरू हुआ और आधिकारिक तौर पर 1 फरवरी को शुरू हुआ। सीमित जुड़ाव 15 मार्च 2009 तक चला। 40 मई 2009 में यह घोषणा की गई कि फेरेल एक फीचर फिल्म नेबरहुड वॉच बाद में द वॉच में अभिनय करने के लिए बातचीत कर रहे थे, जो एक शहरी व्यक्ति के बारे में एक कॉमेडी थी जो उपनगरों में जाता है और एक साजिश का पर्दाफाश करता है। निर्देशन के लिए बातचीत में डेविड डोबकिन थे, जिन्होंने फेरेल को वेडिंग क्रैशर्स में एक कैमियो दिया था। 41 अगस्त 2009 में फेरेल ने फिल्म नहीं करने का फैसला किया। 42 फेरेल ने फीचर फिल्म लैंड ऑफ द लॉस्ट 2009 में अभिनय किया। यह एक व्यावसायिक और आलोचनात्मक फ्लॉप थी, जिसने शुरुआती सप्ताहांत में $19 मिलियन की कमाई की, जो स्टूडियो की उम्मीद का लगभग 2/3 था। 44 2010 में वे द अदर गाइज के कार्यकारी निर्माता और स्टार थे। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने $140 मिलियन से अधिक की कमाई की। 45 और आलोचकों द्वारा इसकी सकारात्मक समीक्षा की गई। 2011 से 2019 कैरियर विस्तार। 2014 में फेरेल 2011 में बीस्टी बॉयज के मेक सम नॉइज म्यूजिक वीडियो में एक लिमो के सामने काउबेल बजाते हुए दिखाई दिए। वह कासा डे मी पैड्रे में अभिनय करते हैं, जो मैक्सिकन सितारों डिएगो लूना और गेल गार्सिया बर्नल के साथ एक खेत में सेट एक टेलीनोवेला स्पूफ कॉमेडी है। फिल्म को मेलोड्रामेटिक टेलीनोवेला फॉर्म में बताया गया है और इसमें अंग्रेजी भाषा के उपशीर्षक है। 46 उन्होंने 2012 की राजनीतिक कॉमेडी द कैंपेन में जैक गैलिफियानाकिस के साथ अभिनय किया, जिसने औसत दर्जे की समीक्षा की और $95 मिलियन के बजट के मुकाबले $104 मिलियन की कमाई की। 47 इसके अलावा 2012 में वह कॉमेडी टिम एंड एरिक की $1 बिलियन मूवी में दिखाई दिए। 49 ग्रांटलैंड पर एक स्मारक एसएनएल फीचर के हिस्से के रूप में 2014 में लिए गए एक सर्वेक्षण में फेरेल को अब तक का सर्वश्रेष्ठ सैटरडे नाइट लाइव कास्ट सदस्य चुना गया था। 12 दिसंबर 2015 को फेरेल जॉर्ज डब्ल्यू बुश के चरित्र में शो के कोल्ड ओपन में दिखाई दिए। 52 2018 में मेजबान के रूप में लौटने पर उन्होंने इस भूमिका को दोहराया। फेरेल और रेड हॉट चिली पेपर्स के ड्रमर चैड स्मिथ, जिनके बीच अपनी समान शक्ल को लेकर लंबे समय से मजाक चल रहा था, 22 मई 2014 को द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन के एपिसोड में एक चैरिटी ड्रम्फ बैटल के लिए दिखाई दिए। स्मिथ द्वारा स्पष्ट रूप से बेहतर प्रदर्शन देने के बावजूद फेरेल को विजेता घोषित किया गया और उन्हें एक विशाल सोने की काउबेल से सम्मानित किया गया। दोनों स्मिथ के रेड हॉट चिली पेपर्स बैंडमेट्स के साथ डोंट फियर द रीपर के प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसमें फेरेल ने काउबेल बजाया। 10 जून 2014 को
फेरेल और स्मिथ ने मेटालिका के ड्रमर लार्स उल्रिच को फेरेल के साथ ड्रम्फ के लिए चुनौती दी, यह कहते हुए कि उल्रिच उन दोनों से काफी हद तक मिलते जुलते दिखते हैं। 54 उल्रिच ने 2 दिन बाद चुनौती स्वीकार कर ली। 55 2015 में उन्होंने दोस्त कॉमेडी गेट हार्ड और कॉमेडी डैडीज होम में अभिनय किया, जिसमें बाद में वह और द अदर गाइज के सहकलाकार मार्क वाहलबर्ग फिर से साथ आए। 56 उन्होंने जूलैंडर सीक्वल जूलैंडर 2 2016 में अपनी भूमिका जैकोबिम मुगातु को दोहराया। 58 इसके बाद उन्होंने सीक्वल डैडीज होम 2 2017 में डैडीज होम से अपने किरदार को दोहराया। 2014 में फेरेल ने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित कॉमेडी ड्रामा जीरोविले के लिए एक भूमिका फिल्माई। 59 फिल्म की रिलीज 2019 तक टाल दी गई। 61 इसके अलावा 2014 में फेरेल ने रस एंड रोजर गो बियॉन्ड में निर्देशक रस मेयर की भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए, जो कि बियॉन्ड द वैली ऑफ द डॉल्स के निर्माण पर आधारित एक कॉमेडी बायोपिक है, जिसमें रोजर एबर्ट के रूप में जोश गैड है। 62 2018 में फिल्मांकन से पहले हाल ही में मीयू आंदोलन और मेयर के यौन शोषण फिल्म निर्माण से जुड़े होने के कारण परियोजना को रद्द कर दिया गया था। 63 फरवरी 2019 में फेरेल ने आईहार्ट रेडियो पॉडकास्ट नेटवर्क के साथ मिलकर द रॉन बर्गंडी पॉडकास्ट लॉन्च किया। शो को मूल रूप से 12 एपिसोड के 2 सीजन के लिए स्लेट किया गया था। 64 2022 में पॉडकास्ट को 5वें लाइव सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 65 अक्टूबर 2019 में फेरेल ने अपना खुद का पॉडकास्ट नेटवर्क बिग मनी प्लेयर्स नेटवर्क लॉन्च करने के लिए आईहार्ट रेडियो के साथ भागीदारी की। 65 साझेदारी सौदे में 10 स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड कॉमेडी पॉडकास्ट शामिल थे, जिन्हें 2 साल की अवधि में रिलीज किया जाना था। 66 2020 वर्तमान 2020 में फेरेल ने जूलिया लुइस ड्रेफस के साथ 2014 की स्वीडिश फिल्म फोर्स मेजोर के रीमेक में अभिनय किया, जिसका शीर्षक डाउनहिल था, जिसे नैट फैक्सन और जिम रैश ने निर्देशित किया था। उसी वर्ष उन्होंने रेचल मैकएडम्स के साथ म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट द स्टोरी ऑफ फायर सागा में अभिनय किया। 2022 में उन्होंने रयान रेनॉल्ड्स के साथ एप्पल टीवी प्लस म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म स्पिरिटेड में अभिनय किया। उन्होंने फिल्म के निर्माता के रूप में भी काम किया। अगले वर्ष उन्होंने ग्रेटा गेरविग की कॉमेडी फिल्म बार्बी 2023 में मेटल के सीईओ की भूमिका निभाई, जिसमें मार्गोट रॉबी और रयान गोसलिंग ने अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म क्विज लेडी का निर्माण और अभिनय किया। सृजन और उत्पादन 6 मई 2010 को टेक्सास के राउंड रॉक में डेल डायमंड में माइनर लीग बेसबॉल खेल में फेरेल को राउंड रॉक एक्सप्रेस के लिए बिली रे रोजो जॉनसन नाम के एक वेनेजुएला के पिचर के रूप में पारी के बीच में पेश किया गया था। नकली मूछें पहने और टीले पर बियर के डिब्बे का एक बैग लेकर फेरेल ने एक पिच फेंकी और विरोधी बल्लेबाज के साथ एक नाटकीय लड़ाई और पीछा करने के बाद उसे बाहर कर दिया गया। जब पीछा करने के दौरान उसकी मूछें गिर गईं, तो उसने खुद को प्रशंसकों के सामने प्रकट किया। इस नाटक का एक वीडियो वायरल हो गया। 99 यह दिखावा फेरेल और एक्सप्रेस द्वारा किया गया था, जिन्होंने अगले दिन पास के एक कंट्री क्लब में एक चैरिटी गोल्फ आउटिंग को बढ़ावा देने के लिए जॉनसन के हस्ताक्षर की घोषणा करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति भेजी। 101फेरेल ने फनी और डाई चैरिटी स्पेशल के प्रमोशन के रूप में 10 अलग-अलग कैक्टस लीग टीमों के लिए 12 मार्च 2015 को मेजर लीग बेसबॉल स्प्रिंग ट्रेनिंग के 5 गेम खेले। 102-103 उन्होंने एरिजोना डायमंडबैक, लॉस एंजल्स एंजेल्स, लॉस एंजल्स डोजर्स, सैन डिएगो पैड्रेस, सिंसिनाटी रेड्स, ओकलैंड एथलेटिक्स, सिएटल मेरिनर्स, शिकागो शावक, शिकागो व्हाइट सॉक्स और सैन फ्रांसिस्को जायंट्स के लिए खेला। सभी 10 पदों डेसिग्नेटेड हिटर सहित को खेला। बेसबॉल रेफरेंस के अनुसार
फेरेल ने एक बल्लेबाज का सामना किया और उसे आउट किया। डोजर्स की ओर से पिचिंग की और 0.00 अर्जित रन औसत के साथ समाप्त किया। 104 उस दिन फेरेल 2 स्ट्राइकआउट के साथ 0-2 से आगे हो गए, लेकिन जायंट्स के जीन माची की 92 मील प्रति घंटे 148 किलोमीटर प्रति घंटा की फास्टबॉल को फाउल करने में सफल रहे। 105 आइस हॉकी। फेरेल नेशनल हॉकी लीग (NHL) के लॉस एंजल्स किंग्स के एक उत्साही प्रशंसक है और अक्सर क्लब के साथ साझेदारी करते हैं और अग्रिम पंक्ति में बैठकर खेलों में भाग लेते हैं। 106 फेरेल ने कई वीडियो संदेश तैयार किए हैं, जिन्हें किंग्स ने वर्षों से खेलों के दौरान जंबोट्रॉन पर प्रसारित किया है। 107 108 फेरेल ने किंग्स के प्रशंसकों में सक्रिय भूमिका निभाई है। किंग्स और एडमॉन्टन ऑयलर्स के बीच 2023 के प्लेऑफ मुकाबलों के दौरान फेरेल किंग्स के रंगों में चेकर्ड फेस प्रिंट पहने हुए अपनी हमेशा की तरह पहली पंक्ति की सीटों पर दिखाई दिए, जो NHL में प्रसारित हुआ और पैरोडी बनाई गई। 107 109 21 मार्च 2019 को किंग्स और सैन जोस शार्क्स के बीच हुए खेल में फेरेल ने स्थानीय टेलीविजन प्रसारण पर रॉन बर्गंडी के चरित्र में मैच की पूरी दूसरी अवधि की टिप्पणी की। 110 2023 से 24 NHL सीजन के लिए किंग्स गोलटेंडर कैम टेलबोट, हालांकि प्रसारण के समय खुद टीम का सदस्य नहीं था, ने इस आयोजन के संदर्भ में बर्गंडी का चित्रण किया। 111 फुटबॉल। फेरेल ने सॉकर एड 2012 में हिस्सा लिया था। 2016 में वह लॉस एंजल्स FC के सहमालिक बन गए, जो मेजर लीग सॉकर में प्रतिस्पर्धा करता है। 112 जब उनसे पूछा गया कि वह सहमालिक क्यों बने, तो फेरेल ने कहा, जब तक लैफ्ट शुरू नहीं हो जाता, तब तक मेरे पास वास्तव में कोई टीम नहीं है और वह निश्चित रूप से, जाहिर है, मेरी टीम होगी। लेकिन मैं बस इस तथ्य को देखने के लिए पर्याप्त हूं कि यह दुनिया भर में खेला जाता है। इतने सारे अद्भुत खिलाड़ी और इतने सारे शीर्ष उड़ान लीग। और उम्मीद है कि MLS अंतः यूरोपीय लीग के बराबर हो सकता है। 113 फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख विल फेरेल फिल्मोग्राफी। चयनित फिल्मोग्राफी। सैटरडे नाइट लाइव 1995 से 2002। ऑस्टिन पॉवर्स इंटरनेशनल मैन ऑफ मिस्ट्री 1997। ए नाइट एट द रॉक्सबरी 1998। सुपरस्टार 1999। Austin Powers, The Spy Who Shagged Me 1999 जूलैंडर 2001। ओल्ड स्कूल 2003। एल्फ 2003। एंकरमैन द लीजेंड ऑफ रॉन बर्गंडी 2004। The Producers 2005 बिविच्ड 2005। किकिंग एंड स्क्रीमिंग 2005। स्ट्रेंजर देन फिक्शन 2006। टैलेडेगा नाइट्स द बेलाड ऑफ रिकी बॉबी 2006। क्यूरियस जॉर्ज 2006। ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी 2007। सेमी प्रो 2008। सौतेले भाई 2008। लैंड ऑफ द लॉस्ट 2009। सब कुछ जाना चाहिए 2010। द अदर गाइज 2010। मेगामाइंड 2010। अभियान 2012। एंकरमैन 2 द लीजेंड कंटिन्यूज 2013। द लेगो मूवी 2014। गेट हार्ड 2015। डैडीज होम 2015। जूलैंडर 2 2016। डैडीज होम 2 2017। होम्स और वॉटसन 2018। द लेगो मूवी 2 द सेकंड पार्ट 2019। यूरोविजन सॉन्ग प्रतियोगिता द स्टोरी ऑफ फायर सागा 2020। स्पिरिटेड 2022। बार्बी 2023। Despicable Me 4 2024 पुरस्कार और सम्मान। मुख्य लेख
विल फेरेल द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। 2011 में राष्ट्रपति बराक ओबामा फेरेल और विवेका पॉलिन के साथ। अपने करियर के दौरान फेरेल को 16 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन सहित कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 3 पुरस्कार जीते हैं, एक सक्सेशन 2020 के लिए और 2 बार लाइव इन फ्रंट ऑफ ए स्टूडियो ऑडियंस 2019-2020 के लिए। 114 फेरेल को द प्रोड्यूसर्स 2005 और स्ट्रेंजर देन फिक्शन 2006 में उनके हास्य अभिनय के लिए 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन मिले। 115 उन्हें यू आर वेलकम अमेरिका के लिए बेस्ट स्पेशल थिएट्रिकल इवेंट के लिए टोनी अवार्ड के लिए नामांकन भी मिला। ए फाइनल नाइट विद जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2009। 116फेरेल को 2008 में अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन की लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल सोसाइटी से जेम्स जॉयस पुरस्कार सहित विभिन्न सम्मान भी मिले हैं। 2011 में उन्हें अमेरिकी हास्य के लिए मार्क ट्वेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फेरेल ने जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया, जहां उन्हें साथी हास्य कलाकारों और सहयोगियों कॉनन ओब्रायन, जॉन सी रेली, बेन स्टिलर, जैक ब्लैक, पॉल रूड, एडम मैके, टिम मीडोज, मैथ्यू ब्रोड्रिक और एड असन ने सम्मानित किया। 117 2015 में फेरेल को मोशन पिक्चर्स में उनके काम के लिए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। 2022 में मेजर लीग सॉकर MLS के लॉस एंजल्स FC, जिसके फेरेल हिस्सेदार है, ने MLS कप जीता, जिससे उन्हें MLS चैंपियनशिप का खिताब मिला। 118संदर्भ 2002 से 2010 फिल्म स्टारडम। दिसंबर 2007 में वॉक हार्ड द डेवी कॉक्स स्टोरी के प्रीमियर पर फेरेल। सैटरडे नाइट लाइव पर अपने कार्यकाल के दौरान फेरेल कई फिल्मों में दिखाई दिए। ऑस्टिन पॉवर्स, इंटरनेशनल मैन ऑफ मिस्ट्री 1997, ए नाइट एट द रॉक्सबरी 1998, सुपरस्टार 1999, द लेडीज मैन 2000, डिक 1999, ड्राइंग मोना 2000, ऑस्टिन पॉवर्स, द स्पाई हू शैग्ड मी 1999, जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक 2001 और जूलेंडर 2001। सैटरडे नाइट लाइव से निकलने के बाद उनकी पहली अभिनीत भूमिका ओल्ड स्कूल 2003 में फ्रैंक द टैंक रिचर्ड के रूप में थी। फिल्म मिस्टर फेरेल की है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने घोषणा की, जिसमें बताया गया कि कैसे वह इस हिस्से को बेचने के लिए अपने प्रफुल्लित करने वाले उत्सुक उत्साह का उपयोग करते हैं। एल्फ 2003 में शीर्षक भूमिका के साथ साथ एक और MTV मूवी अवार्ड्स नामांकन भी मिला। फेरेल ने 2004 और 2005 में मेलिंडा एंड मेलिंडा, एंकरमैन, द लीजेंड ऑफ रॉन बर्गंडी और स्टार्स्की एंड हच जैसी फिल्मों में कॉमेडी भूमिकाएं निभाना जारी रखा और हॉलीवुड के फ्रैट पैक में अपना स्थान बनाया। 26 2005 में फेरेल ने $40 मिलियन कमाए। 27 2006 में फेरेल ने स्ट्रेंजर थान फिक्शन, क्यूरियस जॉर्ज और टालडेगा नाइट्स, द बेलार ऑफ रिकी बॉबी में अभिनय किया। 28, 29, 30 दोनों को ही आलोचनात्मक और बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली। स्ट्रेंजर थान फिक्शन में फेरेल के प्रदर्शन ने दर्शकों को फेरेल की अभिनय प्रतिभा की नाटकीय क्षमता से परिचित कराया। 31-27 दिसंबर 2006 को द मैगजीन ने अपने 2006 वर्ष की समीक्षा में फेरेल को वर्ष के 3 अभिनेताओं में से एक नामित किया। 32 एंकरमैन का सीक्वल, एंकरमैन 2 द लीजेंड कंटिन्यूज 2013 में रिलीज किया गया था। 33 2008 में फेरेल ने जॉन सी रेली के साथ स्टेप ब्रदर्स फिल्म में अभिनय किया। इस फिल्म में एडम स्कॉट, कैथरीन हेन, मैरी स्टीनबर्गन और रिचर्ड जेनकिंस ने भी अभिनय किया था। इसे फेरेल के लगातार सहयोगी एडम मैके ने निर्देशित किया था, जो फिल्म के सहलेखक भी थे। फिल्म ने दुनिया भर में
$128 मिलियन की कमाई की। 34 फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन तब से यह एक पंथ क्लासिक बन गई है। 35 एम्पायर के क्रिस हेविट ने दो प्रमुख अभिनेताओं की केमिस्ट्री की प्रशंसा करते हुए लिखा, फेरेल और रेली एक शानदार डबल एक्ट है। रेली की अहंकारिता फेरेल की पिल्ला जैसी मासूमियत के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। वे अलग अलग ठीक है, लेकिन जब दोनों साथ होते हैं, चाहे वह बच्चों के झुंड के साथ एक विस्तारित लड़ाई के दृश्य के दौरान हो या एक पागल नींद में चलने वाला दृश्य हो, फिल्म एक धमाका है। 36 2010 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मेगामाइंड की पोशाक में फेरेल को उनके प्रमोशनल कार्यक्रमों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र मैथ्यू मैककोनाघे के साथ रोज बाउल के लिए प्रीगेम वीडियो पैकेज के हिस्से के रूप में अभिनय करना शामिल है। फेरेल ने 2006 में ESPY पुरस्कारों में लांस आर्मस्ट्रांग और नील आर्मस्ट्रांग के बारे में एक गीत गाया था। उन्होंने और जॉन सी. रेली ने 2008 के ESPY पुरस्कारों के दौरान एक स्पॉट परफॉर्म किया था, जिसके तहत उन्होंने ESPY में आने के लिए मांगे की थीं, जैसे पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स के सेंटर ग्रेग ओडेन से रात में उन्हें लिटाने और पुराने समय की कहानियां सुनाने या शीत युद्ध को वापस लाने के लिए कहना, ताकि ओलंपिक फिर से दिलचस्प हो सके। फेरेल ने कई एनिमेटेड टेलीविजन कार्यक्रमों और फिल्मों में एक आवाज अभिनेता के रूप में काम किया है। उन्होंने फैमिली गाय पर कई अतिथि भूमिकाएं निभाईं, जहां उन्होंने मिस्टर सैटरडे नाइट में ब्लैक नाइट की भूमिका निभाई, साथ ही 15 मिनट्स ऑफ शेम में फैट ग्रीक गाय और माइल्स चैटरबॉक्स मस्कट की भूमिका निभाई। सिटकॉम 30 रॉक में बिच हंटर के रूप में उनकी एक आवर्ती कैमियो भूमिका थी। फेरेल ने फिल्म क्यूरियस जॉर्ज 37 में टेड उर्फ द मैन इन द येलो हैट के रूप में भी अभिनय किया और फॉक्स सिटकॉम किंग ऑफ द हिल के एक एपिसोड में राजनीतिक रूप से सही फुटबॉल कोच के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने 2010 की ड्रीमवर्क्स एनिमेशन फीचर फिल्म मेगामाइंड में शीर्षक चरित्र को आवाज दी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जगह ली, जो शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर हो गए, और बेन स्टिलर, जिन्होंने भूमिका को भी ठुकरा दिया और इसके बजाय बर्नार्ड द क्यूरेटर के रूप में एक छोटी भूमिका में कास्ट किए गए, साथ ही द लेगो मूवी में प्रेसिडेंट बिजनेस की भूमिका निभाई। 2014 में रिलीज हुई। उन्होंने 2019 में रिलीज हुई द लेगो मूवी 2 द सेकंड पार्ट में बाद की भूमिका को दोहराया। 39 अप्रैल 2007 में फेरेल और एडम मैके ने फनी और डाई 68 लॉन्च किया, एक स्ट्रीमिंग वीडियो वेबसाइट जहां छोटी कॉमेडी फिल्में अपलोड की जाती है और उपयोगकर्ताओं द्वारा वोट की जाती है। फीचर्ड शॉर्ट्स में से एक, द लैंडलॉर्ड, में फेरेल एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में है जिसे उसकी मकान मालकिन द्वारा किराए के लिए परेशान किया जाता है, एक गाली देने वाली, बियर प्रेमी, 2 साल की लड़की, जिसे मैके की अपनी बेटी पर्ल ने निभाया है। बाल मनोवैज्ञानिकों ने बाल शोषण के लिए फेरेल और मैके परिवार की आलोचना की है। 69, जिस पर मैके ने जवाब दिया, सौभाग्य से वह अब इस महान अवस्था में है जहां वह आपके द्वारा कही गई किसी भी बात को दोहराती है और फिर उसे तुरंत भूल जाती है, जो महत्वपूर्ण है। जब से हमने उस चीज को शूट किया है, तब से उसने बी वर्ड नहीं कहा है। 70, उन्होंने गुड कॉप, बेबी कॉप नामक एक वीडियो जारी किया, जिसमें बेबी पर्ल भी थीं। 71, वीडियो के अंत में कहा गया कि यह उनकी अंतिम उपस्थिति होगी और उन्हें बेबी रिटायरमेंट की शुभकामनाएं दी गईं। सितंबर 2008 में फेरेल ने विल फेरेल इंटरनेट सवालों के जवाब देते हैं नामक एक और वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने प्रशंसकों से कुछ महत्वपूर्ण सवाल और टिप्पणियां लीं। फनी और डाई 68 पर फेरेल की एक और उपस्थिति ग्रीन टीम नामक वीडियो में है, जिसमें मैके और जॉन सी. रेली भी शामिल है। इसमें उग्रवादी पारिस्थितिकी कार्यकर्ता एक फिल्मांकन सेट पर चालक दल को आतंकित करते हुए दिखाई देते हैं। फेरेल ने एडम मैके के साथ HBO शो का सहनिर्माण किया, जिसमें डैनी मैकब्राइड ने अभिनय किया था, जिसका नाम ईस्टबाउंड एंड डाउन था।
बेहतर, उन्होंने कार डीलर एशले शेफर की आवर्ती भूमिका भी निभाई थी। फेरेल द क्रिस गेटहार्ड शो के कार्यकारी निर्माताओं में से एक थे, जो 2015 से 2016 तक फ्यूजन पर और 2017 से 2018 तक ट्रू टीवी पर प्रसारित हुआ। 73. फेरेल डेड टू मी 2019 से 2022 के कार्यकारी निर्माताओं में से एक है, जिसमें क्रिस्टीना एप्पलगेट और लिंडा कार्डेलिनी मुख्य भूमिका में है। 74. 75. 2019 में फेरेल ने एडम मैक्के के साथ अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को समाप्त कर दिया और अपनी प्रोडक्शन कंपनी गैरी सांचेज प्रोडक्शंस को बंद कर दिया। बाद में पता चला कि विभाजन का कारण यह था कि मैक्के ने जॉन सी रेली को शो विनिंग टाइम द राइज ऑफ द लेकर्स डायनेस्टी में जेरी बुश के रूप में कास्ट किया था, एक ऐसी भूमिका जो फेरेल चाहते थे, बिना फेरेल को बताए। 76. व्यक्तिगत जीवन। अगस्त 2000 में फेरेल ने स्वीडिश अभिनेत्री विवेका पॉलिन से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात 1995 में एक एक्टिंग क्लास में हुई थी। वे न्यूयॉर्क शहर और ऑरेंज काउंटी, कैलिफोर्निया में रहते हैं और उनके 3 बेटे हैं, जिनका जन्म 2004, 2006 और 2010 में हुआ। 77. 78. 79. 2010 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्क वाहलबर्ग के साथ फेरेल। यूएससी में फेरेल डेल्टा ताउ डेल्टा बिरादरी के सदस्य थे और अब एक सक्रिय पूर्व छात्र है। फेरेल ने सीजन के दौरान खिलाड़ियों के लिए प्रेरक स्टंट करने के लिए पूर्व मुख्य कोच पीट कैरोल के साथ काम किया है। 15. फेरेल ने बोस्टन, न्यूयॉर्क और स्टॉकहोम मैराथन सहित कई मैराथन दौरे हैं। 80. वह माइक्रोडोनेशन फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैंसर सर्वाइवर्स के लिए छात्रवृत्ति अभियान सहित चैरिटी के लिए धन भी जुटाते हैं। 81. 82. 83. 2007 में ऑटोग्राफ पत्रिका ने फेरेल को सबसे खराब सेलिब्रिटी ऑटोग्राफर का नाम दिया। इसके संपादक ने कहा, पिछले साल विल फेरेल के सबसे खराब ऑटोग्राफर होने से जो सबसे ज्यादा निराशा हुई, वह यह है कि वह प्रशंसकों और कलेक्टरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे और एक बेहतरीन हस्ताक्षर करता थे। जो बात उन्हें इतना बुरा बनाती है, वह यह है कि वह उनसे ऑटोग्राफ मांगने वाले लोगों को ताना मारते हैं। 84 जवाब में फेरेल ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं इस सूची में कैसे आ गया। मैं बहुत सारे ऑटोग्राफ साइन करता हूं। हालांकि उन्होंने ऑटोग्राफ चाहने वालों को ताना मारने की बात स्वीकार की है, मैं करता हूं। मैं वास्तव में करता हूं। मैं ऐसा होता हूं। आप इस ऑटोग्राफ को कितनी बुरी तरह से चाहते हैं? क्या आपको यकीन है? आप कहते हैं कि आप वास्तव में मेरे सबसे बड़े प्रशंसक हैं, इसे साबित करें। मैं ऐसी चीजें करूंगा। उन्हें इसे अर्जित करना होगा। 85. फेरेल मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने शो के होस्ट बेयर ग्रिल्स के साथ स्वीडन के टुंड्रा में यात्रा की। एपिसोड में फेरेल को कई अनोखी स्थितियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि हिरन की आंख खाना। 86. 7 जनवरी 2016 को यह घोषणा की गई कि फेरेल लॉस एंजल्स एफसी के सहमालिक बन जाएंगे, जो कि 2018 में खेलना शुरू करने वाली एक मेजर लीग सॉकर टीम है। टीम के कई सेलिब्रिटी सहमालिकों में से एक के रूप में मिया हैम और मैजिक जॉनसन सहित। 87. 88. 12 मई 2017 को फेरेल को दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा मानद DHL डिग्री से सम्मानित किया गया। 89. 90. 13 अप्रैल 2018 को फेरेल कैलिफोर्निया में 2 कारों की एक गंभीर टक्कर में शामिल थे। जिस SUV में वे सवार थे, वह दुर्घटना के दौरान पलट गई। फेरेल कार में सवार 3 यात्रियों में से एक थे। उन्हें एम्बुलेंस में चढ़ाए जाने के दौरान अपने सेलफोन पर बात करते देखा गया। 91 फेरेल एक अन्य यात्री के साथ दुर्घटना में सुरक्षित थे, 2 अन्य घायल हो गए। 92 उन्हें कुछ ही देर बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और कहा गया कि वे ठीक है। 93.
राजनीतिक दृष्टिकोण। फेरेल डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक है और 2018 में उन्होंने जॉर्जिया राज्य में पार्टी की ओर से प्रचार किया था। 94 फेरेल ने उल्लेख किया था कि हालांकि वह राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की एसएनएल नकल के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने पेशेवर और राजनीतिक दोनों कारणों से कई मौकों पर राष्ट्रपति से नहीं मिलने का फैसला किया। जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश के साथ अपने एसएनएल पूर्ववर्ती डाना कार्वे के प्रसिद्ध रिश्ते के विपरीत, फेरेल ने कहा है, मैंने मना कर दिया, आंशिक रूप से हास्य उद्देश्यों से, क्योंकि जब मैं उस समय सैटरडे नाइट लाइव शो में था तो उन लोगों से मिलना समझदारी नहीं थी जिनकी भूमिका आप निभाते हैं, क्योंकि उन्हें आपको प्रभावित करने का डर था। और फिर इसका दूसरा पहलू यह है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं उस आदमी से मिलना नहीं चाहता। 85 अगस्त 2012 में ऑस्ट्रेलिया में द कैंपेन को बढ़ावा देने के दौरान फेरेल ने नेटवर्क 10 लाइव पैनल न्यूज कॉमेडी शो द प्रोजेक्ट में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने खुद को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड से वीडियो लिंक के माध्यम से बात करते हुए पाया, जिसके दौरान उन्होंने हेयर ड्रेसिंग के बारे में हल्की फुल्की बातचीत की। 95 96 फेरेल ने 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में बराक ओबामा का समर्थन किया और 2011 में उनसे उनकी पत्नी मिशेल के साथ मुलाकात की। 97 फरवरी 2013 में फेरेल ने लॉस एंजिल्स के मेयर के लिए एरिक गार्सेटी का समर्थन किया। 98 क्रिस्टोफर लेगेट फिल्मों, टेलीविजन, वृत्तचित्रों, संगीत वीडियो और विज्ञापनों के एक अमेरिकी निर्माता है। 2013 में लेगेट एक बुटीक फिल्म और वाणिज्यिक उत्पादन कंपनी डेलिरियो फिल्म्स में भागीदार के रूप में शामिल हुए, जिसका ध्यान प्रतिष्ठित वृत्तचित्र, फीचर और श्रृंखला दोनों पर है। लेगेट ने अपना प्रोडक्शन करियर एनबीसी बटा यूनिवर्सल स्पोर्ट्स से शुरू किया। उनकी सबसे हालिया डॉक्यूमेंट्री में सेक्स थेरेपिस्ट और होलोकॉस्ट सर्वाइवर डॉ. रूथ वेस्टहाइमर के बारे में आस्क डॉ. रूथ है, जिसे 2019 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। प्रारंभिक जीवन। लेगेट का जन्म वेलेस्ली, मैसाचुसेट्स में हुआ था। उन्होंने वेलेस्ली हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां वे तैराक थे। उन्हें वाशिंगटन, डीसी में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में तैराकी के लिए भर्ती किया गया, जहां उन्होंने फिल्म और मीडिया आर्ट्स में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद क्रिस डीसी में एल्डेमैन, वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पोर्ट्स नेटवर्क और एचजीटीवी के लिए एक संपादक के रूप में काम करते रहे। 2009 में वे लॉस एंजिल्स चले गए। टेलीविजन। लेगेट की टेलीविजन पृष्ठभूमि एनबीसी यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में एक निर्माता के रूप में उनकी भूमिका से आती है, जहां उन्होंने 2010 और 2012 दोनों ओलंपिक खेलों को कवर किया था। उन्होंने अगेंस्ट द टाइड के निर्माण और उत्पादन का भी नेतृत्व किया, जो लंदन खेलों के लिए अपनी खोज पर एड मोसेस सहित 3 ओलंपिक एथलीटों की एक डॉक्यू सीरीज है। एक लेगेट बाद में 6 भाग वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज हंटिंग आईएसआईएस के कार्यकारी निर्माता थे, जिसका प्रीमियर स्प्रिंग 2018 में हिस्ट्री चैनल और वाइसलैंड पर हुआ था। पतली परत। 2012至2015 2012 में उन्होंने आइसलैंडिक बैंड सिगुर रोस के लिए वेबी पुरस्कार विजेता संगीत वीडियो के साथ इंडी दुनिया में प्रवेश किया, जिसका निर्देशन अल्मा हारेल ने किया था और जिसमें शिया लाबेयोफ ने अभिनय किया था। उस वर्ष बाद में उन्होंने इलियट गोल अभिनीत एक टेलीविजन पायलट और एलिजा वुड और आलिया शौकत की एक लघु फिल्म का निर्माण किया, जिसका प्रीमियर ट्रिबेका फिल्म महोत्सव में हुआ। इसके बाद लेगेट ने अकादमी पुरस्कार विजेताओं जॉन बैटसेक और डेविड फ्रैंकल, जस्टिन टिम्बरलेक, जेसिका बील और एमी पुरस्कार विजेता जोश ग्रीनबाम के साथ 2013 एसएक्सएसडब्ल्यू ऑडियंस पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री द शॉर्ट गेम के लिए भागीदारी की, जिसमें 7 और 8 वर्षीय महानतम गोल्फरों को दिखाया गया था, क्योंकि उन्होंने जूनियर गोल्फ की विश्व चैंपियनशिप में भाग लिया था। 2015 में लेगेट ने कार्यकारी निर्माता और अकादमी पुरस्कार विजेता जॉन लीजेंड के साथ मिलकर कैन यू डिग दिस का निर्माण किया,
जिसने 2015 एले फिल्म फेस्ट में ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता। यह फिल्म 4 गैंगस्टर गार्डनर्स का चित्रण है, जो कुख्यात खतरनाक दक्षिण लॉस एंजिल्स में शहरी बागवानी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। 2016 में लेगेट, हारेल 2 और लेबॉफ द्वारा हारेल की दूसरी फीचर फिल्म लवट्रू के लिए शुरुआती सहयोग की वापसी हुई, जिसका प्रीमियर ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ और उसी साल बाद में कार्लोवी वेरी में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए जूरी पुरस्कार जीता। 2016 वर्तमान 2017 में डेलिरियो फिल्म्स ने हुलू के साथ मिलकर टू फनी टू फेल और बिकमिंग बॉन्ड के साथ अपनी मूल फीचर डॉक्यूमेंट्रीज लॉन्च की, जिसने SXSW ऑडियंस अवार्ड जीता। तब से लेगेट की पहली पटकथा वाली फिल्म हनी बॉय, जिसे शिया लाबेओफ ने लिखा और अभिनीत किया था, का प्रीमियर उनकी डॉक्यूमेंट्रीज माइक वालेस इज हियर और आस्क डॉ रूथ, सेक्स थेरेपिस्ट और होलोकॉस्ट उत्तरजीवी डॉ रूथ वेस्टहाइमर के बारे में के साथ 2019 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। मेटाक्रिटिक पर 18 आलोचकों के आधार पर आस्क डॉ रूथ को 100 में से 68 का स्कोर दिया गया है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 3 एंटरटेनमेंट वीकली की मॉरीन ली लेंकर ने लिखा, यह आस्क डॉ रूथ फिल्म उस तथ्य का एक सम्मोहक, भावपूर्ण प्रमाण है, भले ही यह उस महिला से उसके बारे में कम जानकारी प्रदान करती हो जो उसे खुद को पसंद करती है। 4 लॉस एंजल्स टाइम्स के जस्टिन चांग ने लिखा, निर्देशक रयान व्हाइट, द कीपर्स ने उस सभी दिखावटी पॉप सांस्कृतिक मलबे की खोज करने में मजा लिया है और वे वेस्टहाइमर की प्रसिद्धि को कवर करते हुए कुछ सबसे बड़े हिट मोन्टाज भी डालते हैं, जिसमें आर्सेनियो हॉल और कॉनन ओब्रायन के साथ उनके साक्षात्कार शामिल है। 5 हॉलीवुड रिपोर्टर के डैनियल फेनबर्ग ने लिखा, अमेरिका की पसंदीदा छोटी सेक्स थेरेपिस्ट को एक भीड़ सुखदायक वृत्तचित्र उपचार मिलता है, जो होलोकॉस्ट उत्तरजीवी से लेकर प्रिय मीडिया व्यक्ति तक के उसके जीवन का पता लगाता है। वीडियो संगीत सिगुर रोस, फजोगुर पियानो 2012 पुरस्कार और प्रशंसा विजेता ऑडियंस अवार्ड साउथ बाय साउथवेस्ट फिल्म फेस्टिवल बिकमिंग बॉन्ड 2017 विजेता डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार कार्लोवी वेरी फिल्म फेस्टिवल 7 लवट्रू 2016 विजेता ऑडियंस अवार्ड साउथ बाय साउथवेस्ट फिल्म फेस्टिवल द शॉर्ट गेम 2013। तो दोस्तों इसे रिलीज़ किया गया था तकरीबन मैं आपको बता दूं 22 जनवरी 2024 को। साथ ही साथ इसे 13 सितंबर 2024 को यूनाइटेड स्टेट में लॉन्च कर दिया गया था। साथ ही साथ इसकी लेंथ की बात की जाए तो रनिंग लेंथ 114 मिनट रहने वाली है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और इंग्लिश में से बनाया गया है। बाकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस मूवी के बारे में बता दी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।